सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने। खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। TST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं। इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर। और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। अजय और विजय को 24 गुणा x की घात 5 को दो एक पदी के गुणनफल के रूप में लिखने के लिए कहा गया। उनके उत्तर निम्नलिखित आए। अजय को कुछ ऐसा मिला और विजय को कुछ ऐसा। किस विद्यार्थी का उत्तर सही है? तो क्यों ना तुम इस वीडियो को यहाँ रोको और देखो कि किस विद्यार्थी ने इसे बिल्कुल सही किया है। तो चलो अब इसे साथ में करते हैं। अजय का उत्तर है 8 गुणा x की घात 3 गुणा 3 गुणा x की घात 2। अब यहाँ पे अगर मैं संख्याओं का गुणन करूँ तो यहाँ मुझे मिलेगा 8 गुणा 3, और अगर x का गुणा करूँ तो यहाँ मुझे मिलेगा x की घात 3 गुणा x की घात 2। अब 8 गुणा 3 ये तो 24 होता है, और यहाँ पे मेरे पास है एक गुणनफल जिसका आधार समान है पर घातें अलग अलग हैं। तो ये तो मैं जानता हूँ कि अगर हमारे पास आधार समान हो और घातें अलग अलग हो तो उनका जो गुणनफल होता है वो एक ही आधार होता है जहाँ पे घातें जुड़ जाती हैं। तो चलो वही काम यहाँ करते हैं। तो यहाँ हमें मिलेगा गुणा x की घात 3 धन 2, यानी कि ये हो जाएगा 24 गुणा x की घात 5। तो ये तो बिल्कुल सही है। चलो अब देखते हैं विजय ने क्या किया। अब विजय ने इसे लिखा है 4 गुणा x गुणा 6 गुणा x की घात 4। तो चलो करते हैं, पहले संख्याओं को गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा 4 गुणा 6 गुणा यहाँ पे हमारे पास x गुणा x की घात 4। तो ये बराबर होगा 4 गुणा 6 तो 24 हो जाएगा। अब यहाँ दो संख्याएं हैं जिनके आधार बराबर हैं पर घातें अलग अलग हैं। तो चलो यही लगाते हैं। ये बराबर होगा एक ही आधार के जहाँ पे घातें जुड़ जाएंगी। यहाँ पे जो घात है वो है 1, तो ये जोड़ते हैं यहाँ पे, तो यहाँ आएगी 1 और 4। तो हमें मिलेगा 24 गुणा x की घात 5। तो अरे वाह, विजय ने भी बिल्कुल सही किया है। बहुत ही बढ़िया। यानी कि इसे हम अलग अलग प्रकार से दो एक पदी के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो चलो हम भी कोशिश करते हैं। तो हमें दिया गया है 24 गुणा x की घात 5। तो चलो एक काम करते हैं, 24 को हम लिख देते हैं 12 गुणा 2, एक ही बात है 24 है। और x की घात 5 इसे हमें तोड़ते हैं 2 टुकड़ों में, तो समझो इसे मैं लिखता हूँ 3 धन 2। तो ये बराबर होगा 12 गुणा 2 गुणा x की घात 3 गुणा x की घात 2। चलो इसे अलग अलग कर देता हूँ। तो यहाँ आएगा 12 गुणा x की घात 3 गुणा 2 गुणा x की घात 2। तो मैंने भी इसे दो अलग अलग एक पदी के गुणनफल में लिख दिया। इस वीडियो में हम बहुपदों का गुणनखंडन सीखेंगे। तो अगर हमें कोई बहुपद दिया गया है x का वर्ग धन 6x धन 9,
और अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इसका गुणनखंडन करना है दो द्विपद के रूप में, तो तुम्हें क्या करना होता है? तुम्हें इस 9 के ऐसे गुणन ढूंढने होते हैं जो गुणा करके हमें 9 मिले, और उन दोनों गुणन को जब हम जोड़ें तो हमें 6 मिले। तो 9 के जो गुणन हैं वो है 1, 3 और 9। उनमें से अगर मैं 3 और 3 लेता हूँ तो 3 और 3 को गुणा करके हमें 9 मिलता है, और 3 और 3 को जोड़ के हमें मिलता है 6। तो हम जानते हैं कि इस बहुपद के दो गुणनखंड हैं x धन 3 और x धन 3। इसे हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये बराबर है x धन 3 के पूर्ण वर्ग के। तो इस तरह से हम पूर्ण वर्गीय बहुपद का गुणनखंडन कर सकते हैं। अब अगर हम देखें कि ये बहुपद पूर्ण वर्गीय क्यों है, तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ हमारे पास 3 पद हैं। उनमें से एक पद जो है वो हमारे चर x का वर्ग है, और यहाँ जो एक पद है वो है एक अचर का वर्ग, और यहाँ जो x का जो गुणन है वो दुगना है इस अचर के 2 गुना 3। तो चलो एक उदाहरण से इसकी जांच करते हैं। तो अगर मेरे पास है a का वर्ग धन 14a धन 49, तो क्या ये इस रूप में है? तो चलो देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास है एक चर का वर्ग a का वर्ग, यहाँ हमारे पास एक अचर का वर्ग है जो है 7, यह है 7 का वर्ग। तो क्या यहाँ हमारे पास 2 गुणा 7 है? तो देखते हैं क्या हमारे पास 2 गुणा 7 है। ये जो a है एक घातीय चर, तो इसका जो गुणन है वो 2 गुणा 7 है। और तुम इसे ऐसे भी देख सकते हो कि ये जो संख्या है, ये जो अचर है, ये है 7 गुणा 7, और a का जो गुणन है वो है 7 धन 7। तो ये तो बिल्कुल इस प्रकार से है, यानी कि ये बराबर है a धन 7 के पूर्ण वर्ग के। चलिए हम पता करते हैं क्या ये सही है या नहीं। तो हमारे पास है a धन 7 गुणा a धन 7, जो बराबर होगा इस a को इस a धन 7 से गुणा करने के, तो इस a को गुणा करने के a धन 7 से, और धन इस 7 को गुणा करने के इस a धन 7 से, तो धन इस 7 को गुणा करने के a धन 7 के। अब ये a और ये a गुणा हो जाएंगे, जो हमें मिलेगा a का वर्ग, और ये a और 7 गुणा हो जाएगा तो हमें मिलेगा धन 7a। यहाँ पे धन 7 और a गुणा होगा तो हमारे पास आएगा धन 7a, और धन 7 और धन 7 गुणा होके हमारे पास आएगा 49। तो तुम देख रहे हो कि यहाँ हमारे पास a का वर्ग है, यहाँ हमारे पास 7 का वर्ग है 49, और ये जो 14a है, ये 14a हमें यहाँ से आ रहा है 7a धन 7a से। तो ये तो बिल्कुल बराबर है। इसे हम ऐसे भी कर सकते थे कि हमारे पास है a धन b का पूर्ण वर्ग, जो बराबर होगा a धन b गुणा a धन b। तो चलो अब इन दोनों गुणनखंड को हम गुणा करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ये जो a है ये गुणा हो जाएगा इस a धन b से, तो हमें मिलेगा a गुणा a धन b, और ये धन b जो है वो फिर से गुणा हो जाएगा इस a धन b से, तो धन b गुणा हो जाएगा a धन b से। तो हमें क्या मिलेगा? अब ये a और ये a गुणा होके हमें मिलेगा a का वर्ग, ये a और b गुणा होके हमें मिलेगा धन ab, ये b और a गुणा होके हमें मिलेगा धन ba, जिसे हम धन a भी लिख सकते हैं, और ये b और ये b धन b और धन b गुणा होके हमें मिलेगा धन b का वर्ग। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो हमें यहाँ मिल रहा है a का वर्ग धन ab, और ab हमारे पास आ जाएंगे 2ab धन b का वर्ग। तो ये बिल्कुल कुछ इस प्रकार से है, जहाँ हमारे पास a का वर्ग है, b का वर्ग है, और यहाँ हमारे पास है 2ab 2 गुणा 7 गुणा a। तो इस तरह से हम किसी भी वर्गीय बहुपद का गुणनखंडन कर सकते हैं। मैं एक आखिरी अलग तरीके का उदाहरण देना चाहूँगा यहाँ पे। समझो हमारे पास है 25 धन
10x धन x का वर्ग। तो क्या ये वर्गीय बहुपद है? तो देखते हैं। हमारे पास यहाँ होना चाहिए एक पूर्ण वर्ग, तो ये है 5 का पूर्ण वर्ग। यहाँ भी हमारे पास होना चाहिए एक पूर्ण वर्ग, तो यहाँ हमारे पास है x का पूर्ण वर्ग। और यहाँ हमारे पास होना चाहिए 2 गुणा 5 गुणा x, तो यहाँ हमारे पास होना चाहिए 2 गुणा 5 गुणा x, तो वो है हमारे पास है 10x। तो ये बराबर है 5 धन x के पूर्ण वर्ग के। ये अगर हमें ऐसे दिया जाता कि हमें दिया जाता x का वर्ग धन 10x धन 25, तो भी ये उसी तरह से आता कि ये है x का वर्ग, ये है 5 का वर्ग और ये है 2 गुणा 5 गुणा x, तो ये होता x धन 5 का पूर्ण वर्ग। जो ये दोनों ही चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल बराबर हैं। तो इस तरह से हम वर्गीय बहुपदों का गुणनखंडन कर सकते हैं। नमस्कार। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें, ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे, फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। बच्चों, आज हम नए चैप्टर 6 वैश्वीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। वैश्वीकरण की प्रक्रिया विश्व के लिए नई नहीं है। वर्ष 1870 से 1914 के दौरान भी एक ऐसा ही दौर देखने में आया था। तब
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से विश्व अर्थव्यवस्था आज की तरह ही संगठित हुई थी। जैसे वर्तमान में कोई भी अर्थव्यवस्था बंद या क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है। प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ भी व्यापार होता है। ऐसा ही तब भी होता था। दो देशों के बीच में वस्तु, पूंजी और श्रम के आवागमन पर रोक नहीं थी। औद्योगिकरण हो रहा था। भाप के इंजन, रेल और तार के विकास के साथ साथ संचार और यातायात का डेवलपमेंट हो रहा था। उद्योगों में नई नई प्रबंध और उत्पादन तकनीकियां अपनाई जा रही थी। आज के अमेरिकी प्रभुत्व के समान उस समय विश्व की अर्थव्यवस्था पर ब्रिटेन का बोलबाला था। बहुत सारे देश ब्रिटेन के उपनिवेश थे, जिनमें से भारत भी एक था। आप सभी जानते हैं कि लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों यानी ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर शासन किया। वे यहाँ आए तो व्यापार करने के उद्देश्य से थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ की संपदा को देखते हुए उन्होंने यहाँ पर शासन करना शुरू कर दिया। 200 वर्षों की गुलामी के लंबे समय पर ब्रिटिशर्स ने हम भारतीयों का बहुत शोषण किया। यह शोषण राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक सभी रूपों में हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत ही अधिक दयनीय थी और जब हमें आज़ादी मिली तो भारत ने डरते हुए संरक्षणवादी प्रणाली को अपनाया, क्योंकि कहा भी जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। उसे लगा कि व्यापार के कारण ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए और हमारे शासक बन बैठे, इसलिए उसने वैश्वीकरण की नीति को छोड़कर संरक्षणवादी नीति को अपनाने पर ज़्यादा जोर दिया। भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई और योजना आयोग के माध्यम से विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा देश में आर्थिक विकास या आर्थिक गतिविधियां होने लगी। इतना सब होने के बावजूद 1980 के दशक के अंतिम जो वर्ष थे उसमें सरकार का जो व्यय था वो उसकी आय से बहुत ज़्यादा हो गया, जो कि भारत की धारक क्षमता से बहुत अधिक माना जाने लगा। तो आवश्यक वस्तुओं की जो कीमतें थीं वो तेज़ी से बढ़ने लगी। मुद्रास्फीति की स्थिति अर्थव्यवस्था में आ गई। डिमांड ज़्यादा थी और प्रोडक्शन कम था, जिसकी वजह से ज़्यादा मात्रा में आयात होने लगे और निर्यात कम हो गए। इसके साथ साथ देखा जा रहा था कि पेट्रोल की कीमतें भी लगातार बढ़ रही थी। इन सब का मिला जुला जो असर था वो भारत पर बहुत अधिक मात्रा में पड़ा और भारत गहरे आर्थिक संकट से जूझने लगा। तब एक नई आर्थिक नीति की आवश्यकता महसूस हुई, या दूसरे शब्दों में कहें तो आर्थिक सुधारों की आवश्यकता महसूस हुई। और 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अपनाया गया। यह पॉलिसी एलपीजी पॉलिसी या यू टर्न पॉलिसी के नाम से भी जानी जाती है। यू टर्न पॉलिसी का तात्पर्य क्या हुआ कि हम जिस रास्ते पे चल रहे थे, भारत ने संरक्षणवादी नीति को अपनाया था। वह उद्योगों को और आर्थिक गतिविधियों को सरकारी संरक्षण में रखती थी। बहुत सारे नियम, लाइसेंस, कोटा इत्यादि के आधार पर व्यापार या ट्रेडिंग की जाती थी। तो ये पॉलिसी जब से भारत स्वतंत्र हुआ तब से लेकर 1990 तक चली आ रही थी, लेकिन इसका हमें वांछनीय प्रभाव देखने को नहीं मिला। इतना सब होने के बावजूद देश गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहा था। तो फिर सरकार ने उस नीति को एकदम से पलट दिया, एक नया रूट लिया। इसी कारण से इस नई इकोनॉमिक पॉलिसी को यू टर्न पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। इस पॉलिसी में को हम एलपीजी पॉलिसी भी कहते हैं। एलपीजी का तात्पर्य हुआ, L stands for liberalization, P stands for privatization and G stands for globalization, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इन तीनों की नीति को अपनाया गया। इस एलपीजी पॉलिसी के साथ साथ के बारे में डिटेल में चर्चा करने से पहले हमें यह जान लेना ज़रूरी है कि आर्थिक सुधार के उद्देश्य क्या थे या ये आर्थिक सुधार क्यों किए गए। अब हम इन आर्थिक सुधारों के उद्देश्यों की चर्चा करेंगे। नई आर्थिक नीति 1991 के उद्देश्य: पहला, उत्पादन इकाइयों की कार्यकुशलता एवं उत्पादकता स्तर में सुधार लाना। जो भी हमारी प्रोडक्टिव यूनिट्स थी उसकी कार्यकुशलता को इम्प्रूव करना, वहाँ पर लॉस कम होना,
ठीक है, उसकी कार्यकुशलता, उसकी वर्किंग परफॉर्मेंस जो है उसको बेहतर करना और उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, पहला उद्देश्य। दूसरा, उत्पादन इकाइयों की प्रतियोगी क्षमता को बढ़ाना। जितनी भी प्रोडक्टिव यूनिट्स हैं उनमें आपस में एक हेल्दी कंपटीशन का माहौल तैयार करना, क्योंकि प्रतियोगिता के द्वारा, अगर प्रतियोगिता भी गला काट प्रतियोगिता नहीं, हेल्दी, ठीक है, अगर ऐसी प्रतियोगिता होती है तो निश्चित रूप से सभी उत्पादक इकाइयों का विकास होता है। अगला, विदेशी विनियोग एवं तकनीक का अधिक से अधिक प्रयोग करना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी कि विदेशों से पूंजी का देश के अंदर इस्तेमाल करना, विदेशी पूंजी को अपने देश में लगाना और अपने देश की पूंजी को विदेशों में लगाना। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना ताकि देश में जो पूंजी की कमी है भारत में, उसकी पूर्ति हम विदेशी या फॉरेन इन्वेस्टमेंट से कर सकें। उसके साथ साथ फॉरेन टेक्नोलॉजी को भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने देश में लाना, जिससे कि प्रोडक्शन को हम और ज़्यादा बढ़ा सकें। अगला, आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना। जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो रेट है, जो दर है, उसे बढ़ाना। अगर हम इस वर्ष मान लो 2% की गति से विकास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अगले वर्ष 3% या 4% हो। उस ग्रोथ में वो जो रेट है आर्थिक विकास की, उसमें निरंतर प्रगति होनी चाहिए। आर्थिक विकास हेतु विश्वव्यापी संसाधनों का प्रयोग करना। वर्ल्ड वाइड जो रिसोर्सेज हैं, मान लीजिए मेरे यहाँ, हमारे देश में किसी संसाधन की कमी है और अगर दूसरे देश में या अन्य देशों में वह संसाधन प्रचुर मात्रा में है तो हमें उन संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए और मेरे यहाँ जो प्रचुर संसाधन है उन संसाधनों का उपयोग हमें दूसरे देशों को मदद करने के लिए करना चाहिए। तो इस तरीके से विश्वव्यापी या वर्ल्ड वाइड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हम जो रिसोर्सेज की जो क्राइसिस होती है या जो रिसोर्सेज हमारे पास कम होते हैं, उस समस्या का समाधान हमको मिल सकता है। वित्तीय क्षेत्र में सुधार लाना ताकि यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को प्रभावशाली ढंग से पूरा कर सके। फाइनेंशियल सेक्टर ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है, जिसके बारे में हमने पूर्व के अध्याय, हमारी वित्तीय संस्थाएं, इसमें हमने डिटेल में चर्चा भी की थी कि कोई भी देश बिना फाइनेंस के विकास नहीं कर सकता और भारत में जो है वित्तीय जो संसाधन है वह कम है। तो ऐसे में वित्तीय संसाधन या वित्तीय क्षेत्र का विकास करके हम अपने देश की जो आर्थिक ज़रूरतें हैं उन्हें हम पूरा कर सकते हैं। सार्वजनिक उपक्रमों के कार्य निष्पादन में सुधार। जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस हैं उनकी परफॉर्मेंस पर ध्यान देना ताकि वहाँ पर कार्यकुशलता में वृद्धि हो सके और वह जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस हैं जो लॉस पे चल रहे हैं वह लॉस की जगह प्रॉफिट अर्न कर सकें। अर्थव्यवस्था के स्वरूप को उदारीकृत बनाना। अर्थव्यवस्था के स्वरूप को उदारीकृत बनाने से तात्पर्य है कि जो सरकार के द्वारा संरक्षणवादी नीति अपनाई गई थी उसमें लाइसेंस, कोटा इत्यादि पॉलिसीज़ को अपनाया गया था। इन पॉलिसीज़ को उदार करना, जहां ज़रूरत नहीं है या अनावश्यक रूप से लाइसेंस और कोटा को हटाना, इसे ही उदारीकृत व्यवस्था या उदारीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। सरकार के द्वारा 1991 में इस उदारीकरण की पॉलिसी को अपनाया गया। राजकोषीय अनुशासन कायम करना। राजकोषीय अनुशासन से तात्पर्य है कि सरकार के जो सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय में समन्वय होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आय बहुत कम हो और व्यय बहुत ज़्यादा। प्रायः व्यय ज़्यादा होने की स्थिति में देश को वित्तीय संस्थानों से, विदेशों से, वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ता है, जिस पर भारी ब्याज चुकाना होता है। इसका भार वस्तुतः देश की अर्थव्यवस्था पर ही पड़ता है। इसलिए इस राजकोषीय अनुशासन को कायम करना भी एक नई आर्थिक नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। सरकार के आय और व्यय में समन्वय करके हम राजकोषीय अनुशासन कायम कर सकते हैं।
अब हम नई आर्थिक नीति के 3 प्रमुख अंगों के बारे में जानेंगे और वह क्या हैं? निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। तो सबसे पहले हम निजीकरण की बात करें तो निजीकरण का तात्पर्य होता है निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त करना तथा उसका प्रबंधन करना। और ये निजीकरण सरकारी उपक्रमों के डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से होता है। सरकार अपने सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश करती जाती है और निजीकरण को उससे प्रोत्साहन मिलता है, या वो डिसइन्वेस्टमेंट मतलब अपने शेयर को सरकार कम करती है और निजी क्षेत्र के शेयर को बढ़ाती चली जाती है। यही प्रक्रिया निजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। दूसरी ओर उदारीकरण की बात अगर करें तो उदारीकरण से अभिप्राय सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों जैसे लाइसेंस, कोटा आदि को हटाना होता है। जैसा कि हमने अभी पहले चर्चा की थी कि सरकार ने संरक्षणवादी औद्योगिक नीति को अपनाया हुआ था। ऐसे में सरकार ने बहुत सारे ऐसे उद्योग थे जो उसने केवल सरकारी उपक्रम या गवर्नमेंट सेक्टर के लिए ही रिजर्व रखे हुए थे। उन उद्योगों में निजी क्षेत्र पहल नहीं कर सकता था या वह अपने उपक्रम नहीं खोल सकता था, लेकिन सरकार धीरे धीरे उन क्षेत्रों को जो उसने रिजर्व क्षेत्र रखे थे, प्रारंभ में इन रिजर्व क्षेत्रों की संख्या या रिजर्व उद्योगों की जो संख्या थी वो 17 थी। धीरे धीरे उसे कम करते करते वर्तमान में 2 रह गई है और धीरे धीरे सरकार उन क्षेत्रों में भी, जैसे रेलवे में भी अब धीरे धीरे सरकार ने निजीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से इसके अलावा सरकार बहुत सारे ऐसे उद्योग थे जिनको शुरू करने से पहले सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य होता था, लेकिन वर्तमान में केवल 5 ऐसे उद्योग हैं जिनको प्रारंभ करने से पहले सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। और ये 5 उद्योग जो हैं वह गहन इम्पॉर्टेंस के उद्योग हैं, जिस वजह से उसके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। अन्यथा अन्य उद्योगों के लिए सरकार ने अनावश्यक लाइसेंस को या इस पद्धति को बंद कर दिया है। पहले आयात या निर्यात के लिए कोटा निर्धारित रहता था कि आप अपने टोटल प्रोडक्शन का कुछ प्रतिशत सरकार या कोटा डिसाइड करती थी, इससे ज़्यादा का निर्यात नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी सरकार ऐसा नहीं कर रही है, बल्कि सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए, जिनके माध्यम से वहाँ पर जो उपक्रम खोले गए, उन क्षेत्रों में जो भी उपक्रम खोले गए, उन उपक्रमों द्वारा उत्पादित सारा का सारा माल यानी 100% जो भी उत्पादन होता था वह केवल निर्यात के उद्देश्य से होता था। तो इस तरीक़ा से सरकार ने अपने नियमों में लचीलापन लाया और उदारीकरण की प्रक्रिया को अपनाया। अगला है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण बेसिकली निजीकरण और उदारीकरण के ही परिणाम स्वरूप हुआ है। और वैश्वीकरण का तात्पर्य है विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय तथा एकीकरण करना, ताकि वस्तुओं एवं सेवाओं, प्रौद्योगिकी, पूंजी और श्रम का निर्बाध प्रवाह हो सके। वैश्वीकरण के माध्यम से हमने विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया, जिससे कि श्रम का, पूंजी का, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान या आवागमन निर्बाध रूप से हो सके। अब हम वैश्वीकरण की चर्चा डिटेल में करेंगे। वर्तमान में बाजार की व्यापकता एक क्षेत्र, एक राज्य या एक देश की सीमाओं को लांघकर पूरे विश्व में या पूरी दुनिया में हो गई है। अब देश के छोटे से गांव या शहर के बाजार में भी प्रायः वह सभी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं जिनका निर्माण क्षेत्र वह देश या वह स्थान नहीं होता। विदेशों में बनने वाली वस्तुएं भी हमारे देश में आसानी से या सुलभता से प्राप्त हो जाती हैं। पहले कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स ही हमें बाज़ार में देखने को मिलते थे, लेकिन अभी यह देखा जाता है कि विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स जो कि जिनका उत्पादन भारत में नहीं भी हो रहा, वह भी भारत में देखे जा रहे हैं। बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुल गए हैं। मॉल क्या होता है बच्चों?
इसका तात्पर्य है कि ऑल अंडर वन रूफ, यानी कि मॉल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा मार्केट स्थल है या एक ऐसा बाज़ार स्थल है जहाँ पर आपको सभी प्रकार की चीज़ें एक जगह या एक छत के नीचे प्राप्त हो जाती हैं। यह सब जो हुआ, यह सब उदारीकरण, वैश्वीकरण एवं निजीकरण का ही परिणाम है। अब हम वैश्वीकरण की परिभाषा को देखेंगे। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विश्व बाजारों के मध्य पारस्परिक निर्भरता उत्पन्न होती है और व्यापार देश की सीमाओं में प्रतिबंधित न रहकर विश्व व्यापार में निहित तुलनात्मक लागत लाभ दशाओं का विदोहन करने की दिशा में अग्रसर होता है। इस परिभाषा के आधार पर वैश्वीकरण के प्रमुख अंग 4 हैं। पहला, व्यवसाय और व्यापार संबंधी अवरोधों की कमी। वैश्वीकरण के माध्यम से व्यवसाय और व्यापार से संबंधित जो ऑब्स्टिकल्स हैं या अवरोध हैं उसमें कमी लाई जाती है। निर्बाध रूप से एक देश के साथ दूसरा देश व्यवसाय या व्यापार कर सकता है या वस्तुओं का आयात और निर्यात करता है। पूंजी का निर्बाध प्रवाह। एक देश से दूसरे देश में पूंजी का या कैपिटल का प्रवाह भी निर्बाध रूप से होता है। एक देश दूसरे देश में FDI या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है और दूसरा देश भी अन्य देश में पूंजी का या अपनी पूंजी का निवेश कर पाता है। प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह। टेक्नोलॉजी भी एक देश से दूसरे देश में निर्बाध रूप से प्रवाहित होती है, अर्थात एक देश या दूसरा देश अपने बीच में टेक्नोलॉजी का भी आवागमन निर्बाध रूप से करता है। श्रम का निर्बाध प्रवाह। श्रम यानी कि मानव पूंजी भी एक देश से दूसरे देश में निर्बाध रूप से आती जाती है या उसका आवागमन होता है। जैसे भारत के नागरिक विदेश में जाकर रोजगार करते हैं और विदेशी भारत में आकर या अन्य देशों में जाकर भी रोजगार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वैश्वीकरण के 4 प्रमुख अंग हमारे सामने आए। पहला में वस्तुओं का निर्बाध रूप से एक देश से दूसरे देश में आयात निर्यात होता है। दूसरी ओर पूंजी एक देश से दूसरे देश में निर्बाध रूप से प्रवाहित होती है या उसका आवागमन होता है। अगला, टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी भी एक देश से दूसरे देश में जाती है और श्रम या मानव पूंजी भी एक देश से दूसरे देश में उसका प्रभाव भी होता है। अब हम वैश्वीकरण की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो वैश्वीकरण की पहली विशेषता है कि देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना या एकीकृत करना। दूसरी इसकी विशेषता है वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, तकनीकी तथा श्रम संबंधी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का एकीकरण करना। तीसरी विशेषता है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार होना। इन सब क्रियाकलापों के माध्यम से, उपर्युक्त दोनों क्रियाकलापों के माध्यम से जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनका विस्तार या एक्सपेंशन होता है। अगला है सरकार की संरक्षणात्मक नीतियों का क्षेत्र कम हो जाता है, यानी कि अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है वह उदारीकृत हो जाता है। लाइसेंस, कोटा इत्यादि अनावश्यक नियमों को कम कर दिया जाता है। अब हम वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनी की भूमिका के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है उसे जानना ज़रूरी है। बहुराष्ट्रीय कंपनी का तात्पर्य है ऐसी कंपनी जिसका व्यापार क्षेत्र किसी एक देश तक सीमित न रहकर अन्य देशों में भी होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी किस प्रकार से अपनी कार्यप्रणाली करती है या किस प्रकार से व्यापार करती है उसे हम जानेंगे। सबसे पहले बहुराष्ट्रीय कंपनी विश्व स्तर पर उत्पादन कार्य करती है। पूरे वर्ल्ड लेवल पर इसका प्रोडक्शन होता है, यह केवल एक देश तक सीमित नहीं रहती है। दूसरा, यह कंपनी
आउटसोर्सिंग या बाह्य स्रोती के माध्यम से कार्य करती है। विभिन्न देशों की छोटी छोटी कंपनीज को यह अपने जो रेगुलर इसकी जो काम है उसकी कुछ काम को ये बांट देती है और छोटी छोटी कंपनीज को दे देती है, और ये छोटी छोटी कंपनीज उन मल्टीनेशनल कंपनीज के रेगुलर वर्क्स को करती है। अगला है सस्ता श्रम एवं कच्चा माल वाले देशों में उत्पादन। मल्टीनेशनल कंपनी जब विभिन्न देशों में अपने लिए व्यापार का मार्ग ढूंढती है तो वो सबसे पहले यह देखती है कि किस देश में उसे सस्ता कच्चा माल, सस्ता श्रम मिलेगा, क्योंकि जो भी मल्टीनेशनल कंपनी होती है उसका प्रमुख उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है, और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्निंग के कारण वह ऐसे देश को चुनती है जहां पर उसे सस्ती लागत पे कच्चा माल मिल सके या श्रम मिले। अगला, भिन्न भिन्न कार्यों हेतु अलग अलग स्थानों पर उत्पादन करती है। जैसे कोई ऑटोमोबाइल कंपनी अपने अलग अलग कल पुर्जों का निर्माण अलग अलग देशों में करती है और उसके बाद उनको एक जगह पर असेंबल करती है। तो जहाँ जिस देश में उसे जिस पुर्जे का उत्पादन करना कम लागत में पूरा हो जाता है, वह उस पुर्जे या उस उपकरण के उत्पादन के लिए उस देश को चुन लेती है। अगला है विश्व भर के उत्पादन को परस्पर जोड़ना। मल्टीनेशनल कंपनीज अपने उत्पादन को विश्व के अनेक देशों में या बहुत सारे देशों में करती है और बाद में उस संपूर्ण उत्पादन को आपस में कनेक्ट करती है, या दूसरे शब्दों में कहें कि विश्व स्तर पर होने वाले उत्पादन को आपस में जोड़ने का काम बहुराष्ट्रीय कंपनियां करती हैं। स्थानीय कंपनी को खरीदना। बहुराष्ट्रीय कंपनी कभी कभी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए या विस्तार करने के लिए जो लोकल कंपनीज होती हैं या स्थानीय कंपनीज हैं उनको खरीद लेती है और उस पर उसका वर्चस्व हो जाता है और फिर वहाँ पर वह उत्पादन कार्य अपने नाम से करने लगती हैं। स्थानीय कंपनी के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन। कभी कभी जो लोकल कंपनीज़ हैं उनके साथ यह समझौता करती है या कोलैबोरेशन के माध्यम से भी उत्पादन कार्य करती है, यानी कि लोकल या स्थानीय कंपनी और मल्टीनेशनल कंपनीज दोनों का उसमें उस उत्पादन उपक्रम में भागीदारी होती है। इस तरीके से इस अपनी कार्यप्रणाली के माध्यम से जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है वह वैश्विक लाभ प्राप्त करती हैं, और ये वैश्विक लाभ वो स्वयं प्राप्त ना करके बल्कि विश्व के अन्य देशों को जहाँ जहाँ पर उस कंपनी की ब्रांचेस हैं या वह कंपनी जहाँ जहाँ उत्पादन कार्य कर रही है उन देशों को भी इसका लाभ मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई विदेशी कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट अगर भारत में अपना उपक्रम शुरू करती है तो वो यहाँ के जो मानव पूंजी है उसका इस्तेमाल करती है, यहाँ की भूमि पर अपना वर्कशॉप लगाती है या अपना सेटअप रेडी करती है। तो एक तरीके से भारत के जो संसाधन हैं उन्हें रोज़गार मिलता है। तो हमने यह देखा कि बहुराष्ट्रीय कंपनी केवल अपना ही लाभ नहीं कमाती बल्कि वह उन देशों को भी लाभ देती हैं जहाँ पर यह पाई जाती हैं। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले घटकों को हम जानेंगे। इसके दो महत्वपूर्ण घटक हैं। सबसे पहला है प्रौद्योगिकी में प्रगति, यानी टेक्नोलॉजी में जो प्रोग्रेस हुई है या जो चेंजेस आए हैं इसका प्रभाव वैश्वीकरण पर बहुत ज़्यादा पड़ा। और ये प्रौद्योगिकी में जो प्रगति हुई है यह परिवहन के क्षेत्र में और सूचना एवं संचार के क्षेत्र में हुई। परिवहन के क्षेत्र में प्रगति जो हुई है उसकी वजह से अब एक देश से दूसरे देश के बीच वस्तुओं को भेजने में या आयात निर्यात करने में लागत कम आने लगी है। पहले एक देश से दूसरे देश में निर्यात करने में या आयात कराने में बहुत अधिक परिवहन लागत आती थी, लेकिन जैसे जैसे इस क्षेत्र में प्रगति हुई, प्रौद्योगिक प्रगति हुई, वैसे वैसे यातायात के साधन सस्ते होते चले गए और ये जो यातायात की जो कॉस्ट है या जो लागत है वह उत्तरोत्तर कम होती चली गई। वहीं दूसरी ओर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वृद्धि से
वैश्वीकरण की प्रक्रिया में और अधिक तेज़ी आ गई है। दूरसंचार सुविधाओं जैसे कि टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, फैक्स, कंप्यूटर, इन सब के द्वारा हम दुनिया के किसी भी कोने में तुरंत संपर्क कर सकते हैं। इसमें संचार उपग्रह या सैटेलाइट ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आज कंप्यूटर बच्चों घर घर में आ गया है। इंटरनेट के माध्यम से हम घर बैठे ही पूरे विश्व की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बैंकों में कोर बैंकिंग, नेट बैंकिंग इत्यादि ये सब का विकास इंटरनेट के आ जाने के बाद हुआ। वर्तमान में कोरोना पीरियड चल रहा है और लॉकडाउन की जो स्थिति थी उस स्थिति में स्कूल्स बंद हैं, तो ऐसे में भी हम जो आपस में इंटरेक्शन कर पा रहे हैं या आपको पढ़ा पा रहे हैं, यह भी एक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का ही उदाहरण है। तो इस प्रकार सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को और अधिक तेज कर दिया। दूसरा महत्वपूर्ण घटक है विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण। विश्व के सभी देशों में विदेशी व्यापार को लचीला बना दिया गया है। अब प्रत्येक देश दूसरे देश के साथ निर्बाध रूप से वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान या आयात निर्यात करता है। केवल वस्तुओं का ही नहीं, पूंजी का, श्रम का, टेक्नोलॉजी का भी आदान प्रदान किया जाता है। पूंजी के आदान प्रदान से संबंधित है विदेशी निवेश का उदारीकरण करना, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। विदेशी पूंजी अब भारत में उसका स्वागत किया जाता है और इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ऐसे में जो विकासशील देश हैं जिनके पास पूंजी की कमी है, वह देश विकसित राष्ट्रों द्वारा FDI के माध्यम से अपनी आर्थिक क्रियाओं को तेज़ कर सकते हैं। भारत में भी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बढ़ता चला जा रहा है। विभिन्न अर्थव्यवस्था के जो 3 विभिन्न क्षेत्र हैं, जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक, इसमें जो तृतीय क्षेत्र है या जिसे हम सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है या हो रहा है। टेलीकॉम सर्विसेज में 100% FDI या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में 74% तक डायरेक्ट FDI या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। तो इस तरीके से जो भी विकासशील या अल्प विकसित देश हैं, वह विकसित राष्ट्रों से पूंजी FDI के माध्यम से पूंजी का अपने देश में निर्बाध प्रवाह कराते हैं और अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले 2 महत्वपूर्ण घटक क्या हैं। सबसे पहला टेक्नोलॉजी में प्रगति या प्रौद्योगिकी में प्रगति, और दूसरा है विदेशी व्यापार यानी फॉरेन ट्रेड, जिसमें आयात निर्यात को हम शामिल करते हैं, और विदेशी निवेश, इनका उदारीकरण करना। इसके साथ साथ जब हमने विदेशी निवेश के उदारीकरण की बात की या विदेशी व्यापार की बात करते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम WTO या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। WTO की स्थापना विश्व व्यापार नियमों को निर्धारित करने के उद्देश्य से की गई थी। इसके सभी सदस्य देशों को मुक्त व्यापार सुविधा प्रदान की जाती है। WTO की स्थापना 1995 में हुई और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। भारत इसका सदस्य 1995 से ही है, यानी कि संस्थापक सदस्य रहा है। WTO के बारे में जानने के बाद अब हम बात करेंगे कि भारत में वैश्वीकरण क्यों, या भारत में वैश्वीकरण की क्या आवश्यकता है। विकास की वर्तमान स्थिति में भारत के उद्योग एवं व्यापार को नई प्रौद्योगिकी और ज्ञान की अति आवश्यकता है। जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत एक बड़ा देश है, जिसके कारण यहाँ उत्पादन के सस्ते साधनों की उपलब्धता के कारण यहाँ बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है। विश्व का बड़ा उपभोक्ता बाजार होने के कारण सभी देशों की नज़र भारत पर है। ऐसे में देश में आधुनिक तकनीकी ज्ञान एवं पूंजी को आकर्षित करने के लिए तथा विश्व बाजार में मानव पूंजी और उत्पादित वस्तु को भेजने में वैश्वीकरण का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब हम भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में जो तर्क दिए गए हैं उनकी
विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रोत्साहन। ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण के माध्यम से भारत में FDI या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिला है। अब विकसित राष्ट्र देश में, भारत जैसे विकासशील देश में पूंजी लगा रहे हैं और जिससे हमारा देश भारत लाभान्वित हो रहा है या भारत का आर्थिक विकास हो रहा है। अगला प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि। कंपटीशन बढ़ रहा है। हमारे देश के जो उद्यम इकाइयां हैं या जो उत्पादन इकाइयां हैं, यह विश्व की उत्पादन इकाइयों के साथ प्रतियोगिता कर रही हैं और यह प्रतियोगिता के कारण उत्पादकता बढ़ रही है और उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि हो रही है। अगला, नवीन प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सहायक। वैश्वीकरण के कारण विश्व के किसी भी कोने में अगर कोई नई टेक्नोलॉजी या कोई नव परिवर्तन या इनोवेशन होता है तो वह केवल वहीं तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि वह विश्व के अन्य देशों तक भी पहुंचता है। भारत भी इन नव परिवर्तनों या नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में कर रहा है। अगला है उत्तम उपभोक्ता वस्तुओं की प्राप्ति। अब अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं सब जगह मिलने लगी हैं और वो भी कम लागत पर, क्योंकि भारत विश्व का एक बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार है। तो विश्व के विभिन्न देश अपने उत्पादन को भारत में बेचते हैं, तो ऐसे में कम लागत पर अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं यहाँ पर मिलने लगी हैं। नए बाजार तक पहुँच। वैश्वीकरण के कारण अब नए बाजारों तक भारत की पहुँच हो रही है। अब केवल भारत में उत्पादित वस्तुएं भारत या एक राज्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह विदेशों तक पहुँच रही हैं और विदेशों की वस्तुएं हमारे यहाँ आ रही हैं। उत्पादन के स्तर को उन्नत करना। प्रोडक्शन लेवल इम्प्रूव हो रहा है, उत्पादन क्षमता बढ़ रही है, नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, अच्छी उन्नत किस्म की मशीन उपकरणों का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ रहा है और आर्थिक विकास हो रहा है। बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र में सुधार। बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर बहुत विकास कर रहा है। कोर बैंकिंग, इंटरनेट, इन सब के माध्यम से नेट बैंकिंग इत्यादि जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल की जा रही है। विभिन्न देश जो आयात निर्यात करते हैं उनके बीच जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो साख पत्रों के माध्यम से होते हैं, जिसकी चर्चा हमने हमारी वित्तीय संस्थाओं चैप्टर में साख पत्रों के बारे में जाना था। अगला है मानवीय पूंजी की क्षमता का विकास। मानवीय पूंजी या श्रम बल का विकास हो रहा है। मानवीय पूंजी का तात्पर्य हुआ जो श्रमिक हैं या जो ह्यूमन रिसोर्स हैं उनका भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ मानव पूंजी के विकास या उनके डेवलपमेंट से तात्पर्य है कि विभिन्न शिक्षण और प्रशिक्षण के माध्यम से मानव में विभिन्न प्रकार की कुशलताएं या स्किल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से वह और अधिक प्रोडक्टिव बनते जा रहे हैं और भारतीय मानव पूंजी की डिमांड विश्व भर में है। तो इस प्रकार से इन बिंदुओं के आधार पर हमें यह समझ में आता है या पता चलता है कि वैश्वीकरण भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम बिहार में वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में जानेंगे। यह प्रभाव सकारात्मक भी हैं और नकारात्मक भी। नए आइडियाज और इनोवेशन को आगे बढ़ाने का दुनिया का सबसे बड़ा मंच है इंस्पायर अवार्ड्स मानक, जहां कक्षा 6 से 10 तक के छात्र साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित अपने आइडियाज और इनोवेशन को देश दुनिया तक पहुंचाने का मौका पा सकते हैं। स्कूल के माध्यम से जल्द अपने आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक के वेब पोर्टल पर जमा करवाएं और अपने इनोवेटिव यात्रा की शुरुआत करें। ये करेगा आपके सपनों को साकार और एक नए नवसर्जक भारत का निर्माण। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो। ज्यादा जानकारी के लिए www.inspireawards-bst.gov.in पर जाएं।
सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।